दोस्तों, मैं सज्जन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एसएससी चैंपियंस पे। जैसे कि हमने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट की थी। इस सीरीज़ में सबसे पहले अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था यूरोपियंस के आगमन से। यूरोपियंस के आगमन के रूप में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। पुर्तगालियों के आगमन के बाद में अपन ने पढ़ा था डच। तो कल की क्लास को पहले रिवाइज करते हैं कि हॉलैंड और नीदरलैंड से आने वाले जो व्यापारी थे उनको हमने डच कहा गया। डच की तरफ से पहले जो आने वाले थे तो वो थे कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो कि 1596 में भारत आए थे। उसके बाद में वो वापस चले जाते हैं और एक कंपनी की स्थापना होती है। नीदरलैंड में एक कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और 1605 में वो वापस इंडिया आते हैं। भारत में 1605 में पहला अपना केंद्र मसूलीपट्टनम में 1605 में आंध्र प्रदेश में स्थापित करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। जॉइंट वेंचर का मतलब इसमें सरकार और प्राइवेट्स दोनों का हिस्सा था। उसके बाद में ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि इन्होंने प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जो कि भारत को कपड़ा व्यापार का केंद्र बनाती है, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा में डचेज का सामना अंग्रेज़ों से होता है और अंग्रेज़ डचेज को हमेशा के लिए इंडिया से बाहर कर देते हैं। और उसके बाद डचेज लोग भारत से अपना ध्यान हटा के साउथ ईस्ट में श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में अपना ध्यान लगाते हैं। उसके बाद में अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की। अंग्रेज़ इंग्लैंड से कोई प्रथम नागरिक भारत में आया था तो वो मिंडेन हॉल थे, जो 1599 में भारत आते हैं। 1599 में भारत आने के बाद वो वापस जाते हैं और 1600 में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे इंग्लैंड में स्थापना होती है। 1600 में जब कंपनी की स्थापना होती है तो वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ का शासन होता है और भारत में यहाँ पे अकबर का शासन होता है। उस टाइम में इसमें ये एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे शेयर वहाँ के महारानी के थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा भी इसमें लगा हुआ था। और इसमें ये आने के भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले महारानी से परमिशन लेते हैं और 15 सालों के इन्होंने महारानी से बोला कि हमें परमिशन ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एकाधिकार चाहिए, व्यापार करने का हमें एकाधिकार चाहिए। तो महारानी इनको 15 साल का एकाधिकार प्रदान करती हैं और ये एज ए कंपनी 1608 में इंडिया में प्रवेश करती हैं व्यापार करने के लिए। और उस टाइम जहांगीर का शासन रहता है। जहांगीर कोई पहला इनका मुग़ल बादशाह जहांगीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दी जाए, लेकिन जहांगीर ने इनको सूरत में फैक्ट्री लगाने से इनकार किए जाने के बाद इनको परमिशन मिलती है साउथ में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद की कहानी आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई 1608 में और पहला सेंटर अपना 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाती है, उसके बाद उत्तर भारत में यहाँ पे मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासन रहता है और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में अलग शासन चलता है। तो जहांगीर के काल में, जहांगीर का काल 1605 से 1625 में माना जाता है। तो जहांगीर के काल में इंग्लैंड की तरफ से, राजा जेम्स की तरफ से पहले कोई यात्री जो आते हैं राजदूत के रूप में मुग़ल बादशाह दरबार में, तो वो है कैप्टन हॉकिंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड की तरफ से राजदूत बनके जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। आप कहोगे सर, तो मिंडेन हॉल कौन था? मिंडेन हॉल इंग्लैंड से आने वाला प्रथम नागरिक था, भारत में आने वाला प्रथम नागरिक था, लेकिन वो मुग़ल बादशाह के दरबार में कभी नहीं गया। तो इसलिए मुग़ल बादशाह के दरबार में आने वाला यदि कोई पहला इंग्लिश यात्री था या पहला राजदूत था तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1609 में यहाँ पे दरबार में आते हैं। 1609 में जेम्स फर्स्ट वहाँ पे बनते हैं, उनकी तरफ से ये राजदूत बन के आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जहांगीर के सामने तुर्की भाषा में संवाद करते हैं, जिससे कि जहांगीर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे एक गोरे लोग हमारे सामने, गोरा आदमी और तुर्की भाषा में, अपनी खुद की भाषा में बातें कर रहा है, तो इससे वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और उनको
400 रुपये की मनसबदारी, 400 की मनसबदारी देते हैं और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करते हैं कि एक इंग्लिश आदमी खान के जैसे तुर्की में बात कर रहा है, तो उनको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और 400 का मनसब दिया गया। जैसे कि आज के जॉब्स के लिए जैसे ग्रेड पे डिसाइड होती हैं, जैसे 4200 ग्रेड पे 2400, तो उस टाइम के ग्रेड पे मान लो तो उसमें 400 का मनसब एक बड़ी पोस्ट होती थी, तो वो इनको दी गई। उसके बाद में जब राजा पे उनका थोड़ा विश्वास हो जाता है, तब वो राजा से एक दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम सूरत में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो जहांगीर ने उनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति देते हैं और 1613 में पहली फैक्ट्री, उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री तो वो 1611 में लगा चुके थे आंध्रा में, मसूलीपट्टनम में। तो उत्तर भारत की पहली कंपनी 1613 में सूरत में लगाई जाती है। तो 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री, उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री लगती है। वहीं दूसरी साइड जहां 1611 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, तो पहले से पुर्तगालियों का यहाँ पे थोड़ा व्यापार चल रहा था, तो वहाँ पे पुर्तगालियों को दिक्कत होती है अंग्रेज़ों से और इनसे युद्ध करते हैं। तो उस युद्ध में कैप्टन बेस्ट और मिडलेटन ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और पुर्तगालियों को हरा देते हैं इस युद्ध में, जिससे कि अंग्रेज़ों का दबदबा और बढ़ जाता है और पुर्तगाली भी व्यापार में थोड़े इनके सामने शांत रहने लग जाते हैं। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद दूसरा राजदूत के रूप में जो मुग़ल बादशाह जहांगीर के सामने कोई ब्रिटिश आते हैं, तो उनका नाम है टॉमस रो। 1615 में 1615 में इंडिया आते हैं मुग़ल बादशाह के दरबार में, और इन्होंने कैप्टन हॉकिंस से भी ज़्यादा इम्प्रेस किया जहांगीर को। और जहांगीर ने जहां पहले कैप्टन हॉकिंस को सिर्फ सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, इन्होंने पूरे मुग़ल साम्राज्य में जहाँ जहाँ मुग़लों का साम्राज्य चलता था, वहाँ शासन चलता था, जहाँ जहाँ मुग़ल साम्राज्य का, वहाँ फैक्ट्री करने का या फिर व्यापार करने की अनुमति इनके द्वारा प्रदान कर दी जाती है। तो टॉमस रो ने पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से ले ली। उसके बाद जब इनको पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, तो ये अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए बंगाल में एंट्री करते हैं। और बंगाल में सबसे पहले 1651 में हुगली नदी के करीब हुगली में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो बंगाल की हुगली में इन्होंने कौन सी सन में लगाई, 1651 में, 1651 में अंग्रेज़ों की बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में लगती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका ध्यान पूरे भारत में व्यापार तो इनका करने की अनुमति मिल ही चुकी थी, इसके बाद इनको भारी मात्रा में टैक्स राजाओं को देना पड़ता था इसके बदले। तो इनकी कहीं ना कहीं मनसा थी कि कहीं टैक्स में भी अपने को कैसे जैसे करके छूट मिल जाए तो अच्छा होगा। इन्होंने एक एक करके अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ने की नीति अपनाई दोस्तों। तो इसी क्रम में इन्होंने बंगाल के गवर्नर थे शाह शुजा, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर और मुमताज़ के पुत्र थे शाह शुजा, वो वहाँ के गवर्नर थे। तो इनकी ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं से अभिभूत होके शाह शुजा ने इनको एक टैक्स में कंसेशन दिया। कंसेशन तो क्या, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम बार बार हर ट्रेड के हिसाब से हम आपको टैक्स देते हैं, क्यों ना हमें एक वार्षिक कर के रूप में ले लिया जाए हमसे और पूरी साल हम उससे ट्रेड कर सकें। तो इस बात पे इन्होंने शाह शुजा को राज़ी कर लिया और पूरी साल के 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले और पूरे साल ये हुगली के एरिया में व्यापार करने की परमिशन ले लेते हैं। तो उसको निशान बोला जाता है। शाह शुजा द्वारा निशान नाम का पास, एक तरीका के पास होता था जिसको दिखा के ये हुगली के इलाके में, बंगाल का एक इलाका था हुगली,
उस इलाके में पूरी साल का 3,000 रुपये देने के बाद फ्री में बिना कोई टैक्स दिए पूरी साल भर अपना ट्रेड कर सकते थे, जिसको निशान बोला जाता है। तो निशान किसके द्वारा दिया गया? शाह शुजा द्वारा दिया गया। कौन से एरिया के लिए दिया गया? हुगली वाले रीजन में दिया गया। हुगली वाले रीजन में ये 3,000 रुपये दे के साल भर फ्री ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद जब राजा औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब 1658 में यहाँ पे शासन स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ टैक्स देने में गड़बड़ी की होगी या कुछ आनाकानी की होगी, तो इसके बदले औरंगज़ेब ने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ वर्सेस मुग़ल 1668 में औरंगज़ेब ने इनके साथ युद्ध में इनको बुरी तरह से हराया अंग्रेज़ों को, और हुगली और मछलीपट्टनम दोनों इनसे छीन लिए गए। ये ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे। उस चक्कर में औरंगज़ेब बड़ा ही क्रूर शासक था, वो इनकी बातों में बिल्कुल आने वाला नहीं था, और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने हुगली और मछलीपट्टनम इनसे छीन लिए। लेकिन ये चालाक थे अंग्रेज़ बहुत, इन्होंने माफ़ी मांगी औरंगज़ेब से और गिड़गिड़ाने लगे। उसके बदले इन्होंने आगे से कोई गलती ना करने का प्रॉमिस करते हुए औरंगज़ेब ने इनको दोबारा ये चीज़ें लौटा दी। उसके बाद में इन्होंने जैसे इनको हुगली वाले एरिया में एक वार्षिक कर देने के बाद पूरे साल भर ट्रेड करने की अनुमति मिल गई थी, ऐसे बंगाल में एक और राजा थे, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा की सेवाओं से अभिभूत हो गए। वहाँ के राजा अजीम उस शान ने उनको एक तोहफ़ा दिया, और अजीम उस शान ने उस तोहफे के रूप में शाह शुजा से भी एक कदम आगे निकल के 3 गांव वहाँ पे ज़मींदारी के लिए दे दिए गए। यानी कि वो पहले टैक्स देने वाले थे और वो 3 गांवों का टैक्स कलेक्ट करने वाले बन गए। वहाँ से जो टैक्स देने वाले थे वो वहाँ से टैक्स इकट्ठा करते थे। तो ये 3 गांव का मिलना बहुत बड़ी बात थी, जो कि 3 गांव कौन कौन से थे? कालीकट, सुतानाती और गोविंदपुर। ये तीनों गांव बंगाल के ये तीनों गांव असीम उस शान ने तोहफे में इनको ज़मींदारी के रूप में दे दिया गया, और यहाँ से इन्होंने खूब लूट खसोट मचाई। और उसके बाद जॉब चरनोक द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की जाती है। यहाँ पे 3 गांवों की ज़मींदारी मिलने के बाद इन्होंने इतना धन इकट्ठा किया कि जॉब चरनोक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना किसने की? जॉब चरनोक ने की। और कलकत्ता में फोर्ट का नाम कौन सा था? तो फोर्ट विलियम्स उस फोर्ट का नाम था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से बंगाल में एक जगह तो निशान पास मिल गया, दूसरी जगह इनको 3 गांव एज ए टैक्स कलेक्ट करने के लिए मिल गए, उनकी ज़मींदारी मिल गई। इसी तरीके से इन्होंने सोचा क्यों न मुग़ल बादशाह को ही, जो कि सेंटर में पूरा अपना मुग़ल साम्राज्य उनके अधीन आता था, उनसे भी कुछ छूट ले ली जाए। तो एक कमीशन सर जॉन शर्मन कमीशन नाम से एक उनके पास फ्रुक्शियर से मिलने जाता है। वैसे तो बोला जाता है कि मुग़ल बादशाहों का अंत औरंगज़ेब के बाद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बाद भी मुग़ल शासक यहाँ पे शासन करते हैं, और ये सिलसिला चलता है 1857 की क्रांति के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र तक। लेकिन सभी अयोग्य शासक औरंगज़ेब के बाद आते जाते हैं, एक के बाद एक, और सभी का ध्यान प्रशासन पे बहुत कम था। ऐसा माना जाता है कि उनका होल्ड नहीं था अपने प्रशासन पे, और वहाँ के जो प्रांतों के अलग अलग प्रांतों के राजा थे वो ही उनका विरोध करते थे, और उनका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, उनको देते नहीं थे टैक्स। तो इस वजह से उसी क्रम में एक 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद एक राजा होते हैं 1717 में, जिनका फ्रुक्शियर नाम होता है, जिनको घृणित कायर भी बोला जाता है इतिहास में। 1717 में फ्रुक्शियर, जो कि घृणित कायर के नाम से जाने जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जॉन शर्मन मिशन एक उनसे मिलने आता है। और जैसे कि आज भी कोई अपने विदेशी दूसरे देशों में जाते हैं तो दल के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं मिलने के लिए, ऐसे ही उनके साथ एक डॉक्टर हैमिल्टन नाम करके डॉक्टर जाते हैं। और उस टाइम से ऐसा बोला जाता है कि फ्रुक्शियर एक
बुरी बीमारी से जूझ रहे थे और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा उसका इलाज कर दिया गया। और इसके बदले या फिर उन्होंने कुछ अपनी रिक्वेस्ट रखी राजा के सामने और उसकी सारी शर्तों को मान लिया गया और उसको शाही फरमान का नाम दिया गया। तो फ्रुक्शियर ने शाही फरमान में कुछ ऐसे वादे कर दिए जो कि भारत के लिए बहुत ही घातक साबित हुए और धीरे धीरे सारे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये सारे फसाद की जड़ मानी जाती है। शाही फरमान में इन्होंने क्या क्या किया, 3000 के पास में जो निशान था उसमें सिर्फ बंगाल के एक छोटे से प्रांत हुगली पे ही इनको परमिशन थी, बल्कि राजा ने फ्रुक्शियर ने 3000 वार्षिक भुगतान में पूरे बंगाल में इनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी और 10,000 वार्षिक जमा करवाने से पूरे सूरत में साल भर ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में अपने जो सिक्के बनवाए थे, तो इन्होंने बम्बई में अपने जो सिक्के बनवाए थे उनको भी मुग़ल साम्राज्य में चलने की अनुमति राजा से मांगी और फ्रुक्शियर ने जहाँ जहाँ मुग़ल साम्राज्य है वहाँ व्यापार में उनके सिक्कों का प्रचलन के लिए भी स्वीकृति दे दी। तो ये 3 जो इन्होंने फरमान जारी करे उनको शाही फरमान के रूप में जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शाही फरमान किसके द्वारा दिया गया, तो ये फ्रुक्शियर के द्वारा दिया गया, जिसके दौरान 3000 रुपये में पूरे बंगाल के लिए टैक्स फ्री था। 10,000 रुपये वार्षिक देने से पूरे सूरत में साल भर के लिए व्यापार कर सकते थे। और उनके द्वारा चलाए गए सिक्के जहाँ जहाँ मुग़ल का साम्राज्य था वहाँ उनके सिक्के वैलिड कर दिए गए। यानी उस टाइम ये उत्तर भारत की बात हुई। दक्षिण भारत में उस टाइम पे 1639 में फ्रांसीसी डे ने, देखो जहाँ पे मुग़ल साम्राज्य था वहाँ तो उस टाइम जहांगीर का शासन था और उसके बाद औरंगजेब आए, और यहाँ पे दक्षिण भारत में अलग शासन था। वहाँ पे 1639 में फ्रांसीसी डे ने, चंद्रगिरी के राजा हुआ करते थे, उनसे मद्रास को छीन लिया गया और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक यहाँ पे सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया और वो दक्षिण व्यापार का केंद्र साबित हुआ। मद्रास जो कि चेन्नई में पड़ता, यानी आज का चेन्नई है जो तमिलनाडु में पड़ता था, वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई। और वहीं पे कड्यार में तमिलनाडु में ही फोर्ट सेंट डेविड की भी स्थापना की गई। उसके अलावा बम्बई इनको दहेज में मिल गया। देख एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ पे ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स फेस्ट और वहीं यूरोप में एक दूसरा देश पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो यहाँ पे चार्ल्स फेस्ट और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी होती है। इसमें पुर्तगाली लड़की वाले होते हैं और ब्रिटिश यहाँ पे लड़के वाले होते हैं। तो लड़की वालों ने बम्बई दहेज में दे दिया। आप बोलोगे कि कैसे दे दिया, तो पुर्तगालियों का उस टाइम पे भारत पे शासन हुआ करता था, यहाँ पे व्यापार करने से आए थे। गोवा और मुंबई के एरिया में यहाँ पे व्यापार और आधिपत्य इनका ही शासन यहाँ पे चलता था। अपने यहाँ पे नहीं होता, जैसे किसी अमीर घर की बेटी की शादी की जाती है तो उनकी मान लो किसी सिटी में, जयपुर सिटी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उन्होंने एक फ्लैट अपनी लड़की के नाम करवा दिया। और यदि वह लड़का जिसका बिजनेस कहीं और हो, दिल्ली हो, तो वो क्या करेगा, जयपुर वाले फ्लैट को वो बोलेगा कि रेंट पे दे देते हैं, चलो रेंट पे। उसी तरीके से चार्ल्स फेस्ट ने दहेज में मिले हुए बम्बई को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही ब्रिटिश यहाँ पे थे, उनको रेंट पे दे दिया कि आप ही इनको संभालो, आप ही इसका कर कलेक्ट करो। मेरे को 10 पाउंड किराए पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बम्बई हमेशा के लिए दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में गेराल्ड ओगियर द्वारा मुंबई शहर की स्थापना की गई और 1687 में सूरत से बम्बई केंद्र बना। और व्यापार का केंद्र जो महाराष्ट्र और साउथ में यहाँ पे सूरत में, गुजरात में था, वो केंद्र बम्बई बनने के बाद
केंद्र को बम्बई शिफ्ट कर लिया गया 1687 में, और 1668 में मुंबई की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? गेराल्ड ओगियर के द्वारा हुई। सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? ये मद्रास में है। मद्रास किससे छीना गया? चंद्रगिरी के राजा से। कब? 1639 में। किसके द्वारा? फ्रांसीसी डे के द्वारा। और साउथ में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड, ये 2 फोर्ट बना दिए गए। इसके अलावा चार्ल्स फर्स्ट और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी में बम्बई पुर्तगालियों के द्वारा भेंट के रूप में मिला, उसको इन्होंने 10 पाउंड किराए के रूप में, और 1668 में यहाँ पे मुंबई की स्थापना की गई, और 1687 में से सेंट्रल व्यापारिक केंद्र सूरत से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सारा था दक्षिण भारत का, और ये उत्तर भारत का। ऐसे करके पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी कंपनियाँ स्थापित की और वहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। वहाँ पे टैक्स में भी रिबेट प्राप्त करने में कामयाब रहे, जैसे कि शाह सूजा द्वारा निशान दिया गया, जो कि एक पास था, व्यापारिक पास था। इसी तरीके से अजीम उस शान ने 1698 में कालीकट, सुल्तानाती और गोविंदपुर नामक क्षेत्रों की 3 गांवों की जमींदारी गई। इन्हीं 3 गांवों को मिला के जॉब चरनेक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में कौन से फोर्ट की स्थापना की गई? तो फोर्ट विलियम्स की। और कहाँ पे की गई? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई? जॉब चरनोक के द्वारा। ये 2 पास और यहाँ पे जमींदारी मिलने के बाद 1717 में घृणित कायर कहे जाने वाले फ्रैक्शियर द्वारा शाही फरमान के रूप में इनको रिबेट मिली गई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे इंडिया पे व्यापारिक एकाधिकार एक तरीके से जमा लिया, और आगे आगे कैसे ये इन पे कब्जा करते हैं वो अपन डिटेल में अगली क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।